हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस डीएसएसबी जो कि 7/9/2021 को हुआ था और ये मेल कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन पेपर था। इसके अलावा मैं फीमेल कैंडिडेट्स का जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसको भी सोल्व करूंगा। तो एग्जाम डेट है 2021/9/7 और टीजीटी नेचुरल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101। मैं सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें सोल्व कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला स्टेटमेंट है इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो तो क्या हम कह सकते हैं कि वो मूव कर रही है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए किसी ट्रेवलर को देख रहे हो, आप बाहर हैं, कोई बस में बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में ये जो बस होगी या उसके अंदर जो पर्सन बैठा है वो तो मूव कर रहा है ना आपके रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही हो तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तब वो रेस्ट पर होता है। तो स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। इसी का एग्जाम्पल मैं दोबारा लेता हूँ। देखो इसी बस में अगर उस यात्री के बराबर में कोई और दूसरा यात्री बैठा हुआ है तो बाहर वाले के रेस्पेक्ट में तो दोनों मूव कर रहे हैं बिकॉज बस इज मूविंग, लेकिन अंदर दोनों जो यात्री हैं जो पास पास में बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो चीजों को। जैसे अगर मान लीजिए आपके रूम में कोई और दूसरा पर्सन बैठा है तो वो रेस्ट में आपके लिए, लेकिन उसको कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब आउट ऑफ प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो आप दोनों उनके रेस्पेक्ट में मोशन में रहेंगे जबकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे। तो मोशन और रेस्ट ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कहां से उसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है बेसिकली। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल अ डिस्टेंस एस, यानी कि कोई पार्टिकल है उसने एस डिस्टेंस कवर किया है इन टाइम t1 से t2। देखो इनिशियल टाइम था t1 और बाद वाला टाइम हुआ t2। तो इस एस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगा वो तो इस तरह से होगा ना t2 माइनस t1, मतलब बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला, क्योंकि एक तरह से स्टॉप वाचेगी। पहले टाइम t1 है बाद में t2 है तो लगा कितना, वो लगेगा t2 माइनस t1। अब एवरेज स्पीड पूछा है तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, वो तो s ही है और टाइम कितना लगा t2 माइनस t1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा v बराबर s अपॉन में t2 माइनस t1। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, s अपॉन में t2 माइनस t1। देखो s अपॉन 2 तब होता जब वो इधर जा रहा होता और वापिस आता, तब हम s अपॉन 2 लेते हैं टोटल डिस्टेंस, मतलब तब केस अलग हो जाता। तो यहाँ पर सिर्फ जो डिस्टेंस है वो s ही है, तो इसलिए s अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। अ बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर g की वैल्यू 10 है तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। देखो इसको कंसेप्ट को समझना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता है जिसकी वैल्यू होती है g के बराबर, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड घट रही है, ऊपर जाने में स्पीड कम होगी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। और जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसमें इक्वेशन हम ये इस्तेमाल करते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन जब मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा s को हम h बोल देंगे, ठीक है, और एक्सीलरेशन की जगह पर हम g ले लेंगे। अब क्योंकि मोशन अपवर्ड हो रहा है तो g की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है, यू तो हमें गिवन है, एक्स मैक्सिमम निकालने की कितनी हाइट तक वो जा पाएगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो तो अपने अंतिम पॉइंट पर उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, ठीक है। इनिशियल तो हमें निकालना है, सॉरी इनिशियल हमें 2 दिया हुआ है, हाइट निकालनी है। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज करें? देखो टाइम वाली मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि टाइम हमें दिया भी नहीं है और निकालना भी नहीं है, तो इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। फाइनल स्पीड कितनी, 0। इनिशियल स्पीड कितनी है, 2 का स्क्वायर। अब मैंने बताया कि ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन माइनस में लेंगे, 2 इंटू जी की वैल्यू हम पुट करेंगे और हाइट हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 4 माइनस 2, जी की वैल्यू कितनी है 10 लेनी है h। सो 20h इक्वल टू, तो देखो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 20, या फिर आप इसको 2 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं।
और इसी को हम इसको मैंने हाफ किया है 2/10 और 2/10 मतलब 0.20 मीटर, तो आंसर आएगा 0.20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था सभी कैंडिडेट्स के लिए, हो सकता है कुछ दिक्कत रही हो। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन विद, देखो पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से फेंक रहे हैं तो 2 डायमेंशनल मोशन होता है उसमें। अब अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में उस पे उसकी जो स्पीड होती है एक्स डायरेक्शन वाली ux, ठीक है, वो होती है कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि जो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होती है उसकी u sin थीटा, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई एंगल थीटा है, इनिशियल स्पीड u है, तो ये हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी होती है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल है तो वर्टिकल मोशन में देखो वेलोसिटी तभी वेरी करती है जैसे एक्सीलरेशन होता है dv/dt। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन होता है 0, और अगर v वेरिएबल है, ठीक है, या मान लीजिए v डायरेक्टली अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, v वेरिएबल है, जो वर्टिकल डायरेक्शन है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उस पर ग्रेविटी तो लगेगी ना डाउनवर्ड, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसमें होता है हमेशा g के बराबर होता है, वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा। तो ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो होता है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब y एक्सिस में होगा, जबकि x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर पूछा था प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन विद कॉन्स। अब देखो ना तो मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकता ना वेरिएबल बोल सकता, क्योंकि x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ना इन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि वो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन का पूछना चाह रहे हैं, एक्स का या वाई का, इसीलिए शायद इसको इग्नोर किया गया होगा। बाकी मैंने आपको मेन चीज बता दी है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो g के इक्वल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ फोर्सेज इन नेचर, देखो इसको फंडामेंटल फोर्सेज भी बोलते हैं नेचर में, फंडामेंटल फोर्सेज। तो 4 फोर्सेज होती है जो कि फंडामेंटल होती है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनमें ये न्यूक्लियर फोर्स का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर लगती है, न्यूक्लियन के बीच में लगती है। तो इसमें सभी जो होती है वो फोर्सेज, इसमें ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ फोर्स इन नेचर, तो ये सब बेसिक फोर्स होती है नेचर की, तो इसलिए यहाँ पर सभी स्टेटमेंट या कह लीजिए सभी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है इफ अ प्रोजेक्टाइल, अब देखो फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन आया है। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप फायर कर रहे हैं और इनिशियली जो वर्टिकल डायरेक्शन सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल है वो है थीटा, और इनिशियल स्पीड कितनी u, मैंने आपको बताया था एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है u cos थीटा। एक्चुअली वेक्टर अगर आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा तो कोई भी वेक्टर है ऐसे ए मान लीजिए, तो उसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, जिससे ये एंगल थीटा बना रहा है वो तो a cos थीटा हो जाता है, दूसरा वाला a sin थीटा हो जाता है। तो ऐसे इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो x डायरेक्शन वाला u cos थीटा, दूसरा y डायरेक्शन वाला u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बता दी u है, अगर मैं उसका x कंपोनेंट देखूं तो वो u cos थीटा होगा, y कंपोनेंट देखूं तो वो u sin थीटा होगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है, जबकि ये वाली वेलोसिटी वेरिएबल होगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पूछा है। तो थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देन what will be the its speed v when its direction of motion makes an angle alpha with the horizontal। तो मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बाद में इसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, when its direction of motion makes an angle alpha with the horizontal। तो मान लो इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई v, वो दी हुई है v, और जब इसकी वेलोसिटी v हो गई तो तब ये बीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से अगर मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ूं x डायरेक्शन वाला, तो वो कितना होगा x डायरेक्शन में v, और ये आ जाएगा यहाँ पर cos बीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा v sin बीटा।
तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बताना है कि v और u में क्या रिलेशन होगा। v और u में रिलेशन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब सेम होती है वो, ठीक है, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो देखो शुरुआत में जो x कंपोनेंट है वो कितना है, u cos थीटा, और बाद में मतलब अगर हम बीटा के रेस्पेक्ट में लिखें तो बाद में वो कंपोनेंट कितना हो गया है, v cos बीटा। तो मैं इसको अब लिखूंगा v cos बीटा। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो दोनों इक्वली तो होंगे, मतलब ये दोनों इक्वली तो होंगे क्योंकि x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो v cos बीटा बराबर किसके आ जाएगा, u cos थीटा के। हमें इस तरफ v रखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ v बराबर u cos थीटा अपॉन में cos बीटा। अब देखो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन cos, कोई भी एंगल है मान लो बीटा ही है तो वो सेक बीटा आप उसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। तो v इक्वल हो जाएगा u cos थीटा इंटू में cos, कोस की जगह पे कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा u cos थीटा सेक बीटा। मैंने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करा कि x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने शुरुआत में लिखा u cos थीटा x कंपोनेंट, बाद में x कंपोनेंट लिखा v cos बीटा हो जाएगा, बीटा एंगल बना रहा है तो दोनों को इक्वल रख दिया। मैं y कंपोनेंट लेकर के इसलिए नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी, दोनों अलग होंगी, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल पुट नहीं करा। मैंने x कंपोनेंट को सिर्फ इक्वल पुट करा है, v cos बीटा बराबर u cos थीटा, तो v की वैल्यू हमने निकाली है, v इक्वल टू u cos थीटा इंटू में सेक बीटा। अब देखो यहाँ पर ना ये इन्होंने अल्फा दे रखा है, मैंने शायद इसको बीटा पढ़ लिया है, तो ये कुछ नहीं, बस आपको अल्फा कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अल्फा है ना, तो ये अल्फा ही है, इसको आप अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी अल्फा ही है, मतलब आप बीटा ले लो या अल्फा ले लो, कंसेप्ट यही रहेगा। तो आएगा u cos थीटा इंटू में सेक अल्फा, ठीक है। इन्होंने मैंने अल्फा को बीटा लिख लिया था, बात वही है, तो इस हिसाब से आपको करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस कंटेन्स डैश अबाउट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एटम। तो आपको पता होगा पूरे एटम में जो ज्यादातर मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो ज्यादातर मास, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर होता है, वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का भी। तो ज्यादातर मास न्यूक्लियस में ही होता है, तो 99.98% मास आपको न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा। Which of the following statement is correct about action और रिएक्शन। मैं इस पर नहीं चलता, पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। एक्चुअली ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, कोई बुक है, अगर वो टेबल पर रखी हुई है, ठीक है, तो ये टेबल, अब देखो इस बुक का जो वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, W, जो कि mg के इक्वल होगा। अभी बुक टेबल के नीचे नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि इस टेबल, ये जो टेबल है ये भी इस बुक पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो इस बुक ने इस टेबल पर फोर्स लगाई कितनी, W बराबर mg, और इस टेबल ने इस बुक पर फोर्स लगाई कितनी, R। तो आप ये देखो कि एक्शन हम इसको बोल देंगे और एक्शन का रिएक्शन हो गया यहाँ पर। तो जब भी एक्शन और रिएक्शन होता है वो एक साथ होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब एक्शन हमेशा बराबर होगा माइनस रिएक्शन के, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्शन अगर नीचे है तो रिएक्शन ऊपर होगी। ओके, तो एक तो ये पॉइंट होगा एक्शन बराबर माइनस रिएक्शन के। दूसरा, एक साथ, मतलब कि एक ही टाइम पर एक्शन रिएक्शन होता है, लेकिन जो एक्शन रिएक्शन होता है वो टू डिफरेंट बॉडी पर हो रहा है। टू डिफरेंट बॉडी का मतलब ये हो गया कि बुक टेबल पर फोर्स लगा रही W बराबर mg, और ये टेबल इस बुक पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही R के बराबर। तो जो भी ये फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन सेम लाइन के अलोंग लगेगा। सेम लाइन का मतलब हो गया कि एक फोर्स इस तरफ लग रही तो दूसरी फोर्स इसकी अपोजिट लाइन में लगेगा, रहेंगी सेम लाइन के अलोंग। ऐसा नहीं कि एक एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन इधर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्शन रिएक्शन, बोथ एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो ये तो गलत हो गई। बोथ मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो ये तो गलत हो गया। बोथ हैव सेम डायरेक्शन, नो, डायरेक्शन तो अपोजिट होती है ना एक्शन रिएक्शन की। फिर है फोर्थ, बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडी, तो बिल्कुल सही। जो मान लीजिए यहाँ पर बॉडी रखी है तो इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलोंग होता है ये फोर्स। तो वैसे भी शुरू की तीनों स्टेटमेंट तो गलत हो ही गई है, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। देखो
एक सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ पर था, लेकिन उसमें बहुत सारे कंसेप्ट जानने की जरूरत होगी, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 किलोमीटर। तो पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी फॉर 5 किलोमीटर। देखो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, शुरुआत में वो कितना गया 2 किलोमीटर, तब उसकी स्पीड कितनी थी 8 kmph, मैं इसको किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद में 3 किलोमीटर गया, तब उसकी स्पीड कितनी होगी 9 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, मतलब जो एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस s1 है और ये डिस्टेंस s2 है। लेट यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा इसको t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा उसको t2, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है। चलो इसको पॉइंट ले लेते हैं a, b और c। तो a से b 2 किलोमीटर है, उसमें टाइम लगा t1 और b से c टाइम लगा t2। तो टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब चलो मैं इसको पहले बता देता हूँ 5 कैसे हुआ। 2 + 3 करना है, ये तो टोटल डिस्टेंस होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा t1 + t2। अभी t1 t2 या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए या फिर यहाँ पर सीधा पुट करके निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मुझे t1 निकालना है तो मैं स्पीड, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम t। तो मुझे t1 निकालना है तो मुझे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो t1 कितना हो जाएगा, जो पहले डिस्टेंस था, मतलब कि चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 5 किलोमीटर। t1 हो जाएगा ab जो डिस्टेंस है बटे में यहाँ पर स्पीड आ जाएगी। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अब स्पीड कौन सी लेंगे हम, v1 लेंगे। तो मान लो ये v1 स्पीड है यहाँ पर, फिर प्लस डिस्टेंस bc लेंगे और स्पीड कितनी आ जाएगी v2, जो कि यहाँ पर 9 गिवन है। अब वैल्यू पुट करते हैं, 5 किलोमीटर है, AB कितना है 2, अपॉन में स्पीड कितनी है A से B तक जब वो गया है तो स्पीड थी 8, प्लस फिर BC 3 है और B से C तक जाने में टाइम स्पीड कितनी है 9। तो यही बस हमें सोल्व करना है। तो 5 अपॉन में 2 × 8 कितना हो जाएगा 1/4 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 1/3। तो 1/4 प्लस 1/3। अभी एलसीएम ले लेंगे इसको। तो 5 अपॉन में 3 + 4 अपॉन में 7, ये हो जाएगा 5 × में 7 अपॉन में 3 + 7, सॉरी यहाँ पर आएगा 12, दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना। 4 + 3 अपॉन में 4 × 12, 12 आ गया। तो ये 12 ऊपर जाएगा और यहाँ पर आएगा 7। तो ये हो गया 5 × 12 अपॉन में 7। तो ये आएगा 60 अपॉन में 7, जिसको हम 8.57 लिख सकते हैं और यूनिट आएगी किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। इसको और भी शॉर्ट तरीके से आप कर सकते थे, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम हम इस तरह से निकाल सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू एंड यू विल फाइंड आउट द एवरेज स्पीड विच विल बी इक्वल टू 8.57 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पहले समझा देता हूँ होती क्या है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली इस चारों ऑप्शन में ना शुरुआत दी हुई है और फाइनल ये डेरिवेशन करके हम लाते हैं। चलो तो हम इसका रिवर्स करेंगे। वर्क डन आपको पता होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पहले वो u वेलोसिटी से चल रहा है और बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ऐसे में। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, चलो पहले इसको ऐसे लिख लें, w इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ½ mv² माइनस ½ mu²। आपको पता होगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो मास भी कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा v² माइनस u²। अब देखिए m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ, तो 2as बराबर कितना आ गया v² माइनस u² के।
और वही तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर गिवन है, b² - u² = 2s। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ से शुरुआत करके डेरिवेशन जब करवाते हैं तो यहाँ तक आ जाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताते हैं कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इफ इन एन आइडियल स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स Fs इज प्रोपोर्शनल टू x। होता भी यही है कि जो फोर्स होती है वो माइनस डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये क्या है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है हमारे पास, उस पर कोई ब्लॉक है, अगर आप इसको खींचो ना तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहती है, लेकिन जब आप इसको कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये चेंज हो जाएगी, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पूछा आगे, द डिस्प्लेसमेंट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि आप इसको अगर इधर दबा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, तो तब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस फोर्स लॉ फॉर द स्प्रिंग इज कॉल्ड हुक्स लॉ एंड इज मैथमेटिकली। तो जो मैंने लिखा है ना, यही हुक्स लॉ होता है, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। समझाता हूं क्या है। देखो, स्प्रिंग फोर्स में जो फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, हम इसको लगा रहे हैं, मतलब स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है F = -kx। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसी को हुक्स लॉ भी कहते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट को हुक्स लॉ कहते हैं कि फोर्स डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन पर डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए इधर हो रहा है, ठीक है, मतलब आपने इसको कंप्रेस किया इस तरफ, तो आप इसको छोड़ दो तो ये जो स्प्रिंग होगी वो उस तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे मैंने इसको इधर स्ट्रेच किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में किया है, तो फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, मतलब जैसे आप इसको छोड़ दोगे तो तुरंत ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगी अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं स्प्रिंग में। उसी का जो रिलेशन है मैथमेटिकली, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, वो हुक्स लॉ होता है। तो इसमें पूछा था कौन सा हुक्स लॉ, तो F = -kx। नेक्स्ट है, विच इज कॉल्ड फ्लूइड। देखो, फ्लूइड में दोनों चीज आती है, लिक्विड भी और गैस भी। तो लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होते हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। वेयर डज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाई। देखो मैं समझाता हूँ कॉनकेव मिरर के बारे में। जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में इसको हम पोल बोलते हैं, ये फोकल पॉइंट होता है, यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। P से F तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, और P से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इसमें पूछा गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, कहाँ लाई करता है। मिरर पे तो नहीं कर रहा, मिरर पे तो पोल है। ऑन द अपर्चर ऑफ मिरर, यहाँ पर अपर्चर मतलब ये वाला पोर्शन, इस पे भी नहीं है। बैक में नहीं होगा, फ्रंट में होगा। फ्रंट में तो ऐसी, बैक में किसका होता है, बैक में होता है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ निकला होगा, अंदर की तरफ पॉलिश होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ ही फोकस होता है और अंदर की तरफ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो कॉनकेव मिरर होगा तो फ्रंट होगा, और फ्रंट में ना जो भी चीजें होती है, देखो ये रियल दुनिया में तो रियल फोकस होता है, रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जबकि अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो उसमें फोकस अंदर लाई कर रहा है, तो वो वर्चुअल फोकस होता है। तो इसमें आंसर होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इस क्वेश्चन में भी डिस्क्रिपेंसी फाउंड की गई थी, तो इसको इग्नोर कर दिया गया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर सो दैट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज 1। देखो ये है कॉनकेव मिरर। मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, मैं ऑप्शन अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा फिर देखेंगे ऑप्शन क्या है। ये कॉनकेव मिरर पूछा कब मैग्निफिकेशन 1 होगा, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, पहले उसको एनालाइज करेंगे। देखो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं इसमें, लेकिन मैं वो वाला बताऊंगा जहां पर मिरर में मैग्निफिकेशन 1 आ जाए, कॉनकेव मिरर। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो उसकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इसका मतलब u बराबर हो जाता है v के, और हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u या फिर hi/ho। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मैग्निफिकेशन 1 तब होगा जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। लेकिन बात यहां पर आती है कि हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर इमेज जो बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है। जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो हाइट ऑफ इमेज रहेगी नेगेटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर हो जाए, जो कि इस केस में होगी भी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि हाइट ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है ना, तो माइनस की होगी, तो -1 मैग्निफिकेशन आएगा। मतलब कि कॉनकेव मिरर में कभी भी मैग्निफिकेशन +1 नहीं हो सकता। मैग्निफिकेशन 1 तो हो सकता है, लेकिन 1 कैसा होगा, वो -1 होगा। कब? कॉनकेव मिरर में। ठीक है, कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, 1 होगा। तो इसीलिए शायद इसको डिस्क्रिपेंसी फाउंड की गई थी कि यहाँ पर -1 नहीं लिखा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ, टेक्निकली ये आंसर इसका सही रहता, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर यहाँ पर -1 रहता तो मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर में -1 होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तब उसकी इमेज जो हाइट होगी इमेज की और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे विल बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर कौन सा है? सबसे पहले देखो कॉनकेव मिरर है, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रखा ऑब्जेक्ट रखते हैं? ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पर है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बाद में चलेंगे ऑप्शन पे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ले जा रहे हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस पॉइंट। दूसरी ले जाओ फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं इसको ले जाऊं तो देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने ऑब्जेक्ट रखा F और C के बीच में, एक लाइन को ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से जा रही है। दूसरी लाइट को ले जा रहे हैं फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर बनती है इमेज। तो इमेज बनेगी और वो मैं नेचर बता देता हूँ, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी बनेगी, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी यहाँ पर, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। इसके अलावा जो पोजीशन होगी वो बियॉन्ड सी होगी, मतलब सी के पीछे बनेगी। तो ये होता है नेचर ऑफ इमेज, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, तो इसमें ये पूछा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। तो मैंने आपको बताया पोजीशन ऑफ इमेज सी से बियॉन्ड होगी। सी मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस पे नहीं होगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं होगी, बिटवीन द F और C नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही सही है। देखो मैं इनको भी बता देता हूँ, फोकस पर तब इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब फोकस पर बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब बनते है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हो। बिटवीन F और C तब बनती है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C हो। वैसे अगर आपको ये समझना है तो मैंने क्लास 10th का रिफ्लेक्शन चैप्टर का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसमें सब केसेस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था, 1.44 आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास 10th की एक टेबल है, उसमें सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। टेक्निकली इस तरह के क्वेश्चन नहीं देने चाहिए जो रोट लर्निंग पर बेस्ड हो। ये 1.44 है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको मैं समझा देता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जैसे ये है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फ्रंट पर होती है, मतलब शीशे के बाहर लाई करती है। तो हम इस तरफ जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो कैसे लेते हैं? नेगेटिव में। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल पॉइंट होता है वो मिरर के अंदर होता है, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो भी इस तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो प्लस होता है। तो ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो मैं जब कॉन्वेक्स लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, तो एक्स को मैं ऐसा ना लिख करके इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा तिरछा पढ़ूंगा तो वो एक्स मतलब पॉजिटिव ही तो लगेगा। एक्स इधर से देखूं तो अगर मैं,
तो इस तरह से आप ध्यान भी रख सकते हैं, कॉन्वेक्सिव फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। टेक्निकली मैंने आपको समझा दिया क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर की तो फ्रंट में लाई कर रही है तो इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में अंदर लाई कर रहा है फोकस पॉइंट, तो इस तरफ वाला डिस्टेंस जो भी हम लेते हैं वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है, इसलिए वो प्लस का रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव ऑलवेज, तो ओनली ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, सिर्फ पॉजिटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड कौन सा नहीं है, कौन सा है यहाँ पे बताना है हमें, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होगी जो इजिली आपको मिल सके, जिसको आप इजिली स्टोर कर सको, ट्रांसपोर्ट कर सको, और बहुत ज्यादा महंगी भी ना हो, ठीक है, और कम वॉल्यूम लेकर के ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे, ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी दे, और इग्निशन टेम्परेचर भी उसका बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इट गिव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेंडर में गैस भरवा रहे हो तो गैस ज्यादा से ज्यादा चले तो ही बेहतर होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिलेंडर हमने ले लिया काफी ज्यादा लेकिन उसमें से उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पा रही तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी जब वो देगा तब एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो कहलाएगा। अप टू द व्हाट परसेंट ऑफ मीथेन इज कंटेन्ड बाय बायोगैस, तो ये भी थोड़ा सा मतलब रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, 75% आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल सेल डेवलप्स अ पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ 0.5 से 1 वोल्ट एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू सन। तो यहाँ वोल्टेज हमें दी हुई है, तो ये क्वेश्चन सोलर सेल पर बेस्ड है, तो इसमें जो आंसर होगा वो 0.7 वाट के आसपास पावर मतलब वो जनरेट कर सकता है। इसको सोल्व नहीं कर सकते, आपको समझना ही होगा, मतलब कि अगर 0.5 से 1 वोल्ट वो वोल्टेज डेवलप कर रहा है तो उतनी पावर वो जनरेट कर सकता है, मतलब सोलर सेल पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। द क्वेश्चन ऑफ डिसिप्लिन 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 121 इज विच ऑफ द केमिकल यूज टू प्रोड्यूस ओशियन थर्मल एनर्जी। देखो ओशियन थर्मल एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है पहले मैं आपको बताता हूँ। जो ओशियन का ऊपर का पानी होता है वो सन की हीट एनर्जी की वजह से गर्म हो जाता है, मतलब हॉट हो जाता है, और जो बहुत गहराई में पानी है वो कोल्ड रहता है। तो एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पर थर्मल एनर्जी आती है। अब ये जो वाटर है, गर्म वाटर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंस को गर्म करने के लिए जो कि भाप में कन्वर्ट हो सके। तो उसके लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर जो वोलेटाइल मटेरियल वो है अमोनिया, यानी कि NH3। तो NH3 का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड जूल। जूल और वोल्ट में क्या रिलेशन, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, W इक्वल टू होता है Q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, W इक्वल टू QV। तो वर्क टन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्टेज V इक्वल टू W अपॉन में Q। ये है वर्क डन, ये है चार्ज और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो W की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कोलाम। तो वोल्ट की या पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल अपॉन में 1 कोलाम के। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखो जो प्लेन मिरर होता है मैं उसकी सब प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूरी पर ही इमेज पीछे बनेगी, मतलब u और v बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इमेज डिस्टेंस बराबर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। इसके अलावा दोनों की हाइट भी इक्वल होगी, हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और जो देखो जब भी शीशे के अंदर इमेज बनती है तो वर्चुअल दुनिया में बन रही है, तो जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल होगी और साथ ही साथ वो इरेक्ट भी होगी, ठीक है। इसके अलावा लेटरल इन्वर्जन भी होता है इसमें, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पर L लिखा है तो L आपको इन्वर्टेड दिखाई देगा इस तरह का। तो ये सब प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर के बाद। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है जो मैग्निफिकेशन होता है वो 1 रहेगा, हम उसको +1 कह सकते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो इसमें पूछा था कि क्या प्रॉपर्टी होती है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो मैंने आपको बताया वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी, इन्वर्टेड नहीं रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सिर्फ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोलेनोइड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो सोलेनोइड में हम इस तरह के वायर्स को
बाइंडिंग करते हैं किसी मटेरियल पर। अब इसमें जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जिसका वैल्यू होती है म्यू नॉट एन इंटू में करंट आई। म्यू नॉट परमेबिलिटी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, आई होता है करंट। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके अलावा अंदर मतलब कि अगर हम सेंटर की बात करें, अगर लॉन्ग सोलेनोइड है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होती है। पैरेलल से डिनोट कर सकता हूँ यूनिफॉर्म को। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इस तरह से वेरी करता है, जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर वाले के रेस्पेक्ट में, जैसे अगर सेंटर पे बी नोट है तो एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 1/2 हो जाएगी बी नोट के, जो भी सेंटर पे थी। जैसे यहाँ पर भी बी नोट अपॉन 2 हो जाएगी एंडिंग पे, मतलब कि जो सोलेनोइड के एंड होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और पूरे लेंथ के बीच में मतलब यहाँ से यहाँ तक में वो यूनिफॉर्म रहेंगी। और ये जो सोलेनोइड में हर एक लूप है वो एक छोटी सी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी होती है सोलेनोइड की। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इनसाइड अ सोलेनोइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब होती है जब यहाँ पर चार्ज रहता है, यहाँ पर तो करंट फ्लो कर रहा है। फिर सोलेनोइड इज मेड अप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट से मिलके बनी होती नहीं, ये तो राउंड आपको करना पड़ेगा, बाइंडिंग करनी पड़ेगी, उसी से बन जाएगा। A strong magnetic field is produced inside a magnet, inside a solenoid। तो बिल्कुल जब आप करंट स्ट्रॉन्ग भेजेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली करंट पर डिपेंड कर रही है। A solenoid does not behave like a magnet। मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा टर्न भी एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जो पूरे यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है वो पूरा मिलाकर के एक बड़ी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो सोलेनोइड डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये इनकरेक्ट है। एक सोलेनोइड मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि जब आप करंट भेजेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड, आउटसाइड जीरो रहेगी लेकिन इनसाइड कुछ ना कुछ उसकी फाइनाइट वैल्यू रहेगी म्यू नॉट एन आई के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। अ गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक अ एमीटर व्हेन शंट रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल इज वैल्यू इन यूनिटेड। मैं आपको दो चीज समझा देता हूँ। एक तो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बना सकते हैं, एक गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। जनरली आपने ये पढ़ा होगा कि जो एमीटर होता है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जो वोल्टमीटर होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे हैं तो हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और जो शंट रेजिस्टेंस होगा वो बहुत स्मॉल रहेगा। जबकि जब हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के यहाँ पर तो हमने क्या करा था, सीरीज में कनेक्ट किया था, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट किया था। लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाएंगे तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अभी क्या कनेक्ट करने का मतलब, देखो जैसे आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। अगर हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे तो हम उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तो ये अब एमीटर की तरह बिहेव करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, तो उसी के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और ये लो होना चाहिए। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर या वोल्टमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि हमें एमीटर कन्वर्ट करना है, मतलब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, तो हम क्या कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस, छोटा मतलब स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ओनली ए। सीरीज तब होता है जब आप गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। व्हेन प्रिपेयरिंग सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इट। देखो हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब है कि हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वाटर को हमने कहीं पर स्टोर किया हो, जैसे डैम में, और फिर उससे हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना चाहते हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर का भी इस्तेमाल होता है और टरबाइन, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों का ही इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यहाँ पर नोट आ रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा नाइदर 1 और नॉर 2, क्योंकि दोनों का ही यूज हो रहा है इसीलिए।
नेक्स्ट है, अ मैन पिक्स अप अ बैग ऑफ वेट 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होगा कितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, जो कि mgh के इक्वल होगी। जैसे अगर ग्राउंड से आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ऊपर उठाओगे तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी उसमें जब ये ऊपर आएगा तो हम जो वर्क डन करेंगे इसको ऊपर लाने में, उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो उसका फॉर्मूला होता है mgh। m की वैल्यू कितनी है, m मतलब यहाँ पर है मास, जबकि यहाँ पर ये वेट दिया हुआ है। देखो वेट इक्वल टू होता है mg के। तो ऑलरेडी यहाँ पर mg की वैल्यू वेट है और हाइट हमें दे रखी है। तो वेट है 15 और हाइट है 1.5। तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। तो और यूनिट होती है जूल। तो आंसर आएगा 22.5 जूल। यहाँ पर एक पॉइंट भी है शायद, 22.5 जूल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लैक लैम्प। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लैम्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, what is the color of white silver chloride when it is placed in direct sunlight। जब आप डायरेक्ट सनलाइट में व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को रखोगे so it will show a grey color। क्वेश्चन नंबर 131, which one of the following is best conductor of heat। तो देखो वैसे तो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले आएगा सिल्वर, ये घटते क्रम में है कंडक्टिविटी के। सबसे पहले सिल्वर, उसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, प्लेटिनम, स्टील। तो एक घटते क्रम में यहाँ पर डब्ल्यू है। तो एक घटते क्रम में किस तरह से कौन सा बेस्ट कंडक्टर होगा। तो अगर सिल्वर ऑप्शन में होता तो सिल्वर सही होता। यहाँ पर तो कॉपर और गोल्ड, कार्बन, आयरन में से चूज करना है, तो गोल्ड से भी बेस्ट कंडक्टर होगा कॉपर।